एक मिनट। हाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं 4 सब्जेक्ट्स की, तो 4 सब्जेक्ट्स को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो कोई अगर आप ही में से कोई बोलेगा कि चलिए ठीक है, पहले आप लिख सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इन चारों में से चारों विषय को लिख लिया। अच्छा, और इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो एक को अभी क्या करते हैं, फिलहाल हम एक को कांस्टेंट छोड़ देते हैं। कांस्टेंट का मतलब कि हम अभी फिजिक्स पर ही पूरा बात करेंगे, क्योंकि दूसरा पॉसिबिलिटी जो हो सकता है, अगर हम यहाँ पर फिजिक्स ही ले लेते हैं, तो इन तीनों को चेंज करके हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। अभी आप देखे होंगे, हम 6 तरीके से इन चीजों को लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिख सकते थे, बात को समझिएगा कि अगर फिजिक्स हो गया तो केमिस्ट्री, और यहाँ पर हो जाएगा हिंदी और मैथ्स में चेंजिंग हो जाएगा। तीसरा तरीका जो होगा हमारे पास, वो होगा फिजिक्स को कांस्टेंट ही रखेंगे। अच्छा, एक बात दिमाग में बैठाइए इस चीज को, कि 3 था तो 6 तरीके से लिख रहे थे। तो अगर हम एक को जैसे के तैसे अगर लिखना शुरू करेंगे, तो इस वाले पार्ट से हम 3 नहीं 6 तरीका से इस वाले पार्ट से लिख सकते हैं। फिर सी को उठाएंगे तब हम 6 तरीका से लिख सकते हैं। अगर एम को उठाएंगे तब हम 6 तरीका से लिख सकते हैं। और जब हम एच को उठाएंगे तब भी हम 6 तरीका से ही लिख सकते हैं। यानी कि 4 लेटर के द्वारा हम कितने तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो 4 लेटर्स के द्वारा है जो आप लिख सकते हैं, वो टोटल 24 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप देखिएगा ध्यान से, कि जैसे अगर हम बात करें कि फिजिक्स है, अब यहाँ पर फिजिक्स को हम इसमें अब क्या करते हैं, 2 केमिस्ट्री से हो गया, तो अब मैथ्स को लेके चलते हैं। तो मैथ्स को लेके चलेंगे तो बचेगा कौन, केमिस्ट्री, और ये बच जाएगा हिंदी। अगर चौथा नंबर यहाँ पर तरीका उठा के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स तो होगा ही होगा, एक बार मैथ्स और आएगा, लेकिन यहाँ पर हिंदी और केमिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 नंबर पे जब आप आते हैं, तो फिजिक्स को हम बोले हैं कि सेम टू सेम रखिए, इसको 6 तरीके से लिख सकते हैं। तो जब हम ऐसा बोले, तो केमिस्ट्री और मैथ्स को ले चुके हैं, तो अब कौन आ जाएगा, अब हिंदी आ जाएगा यहाँ पे। और जब हिंदी आएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मैथ्स बच जाएगा और फिजिक्स बच जाएगा। और छठा नंबर पर जब आप बनाएंगे इसको, तो पी एच हो जाएगा और पी और एम बन जाएगा। इतना बात क्लियर है। हम एक और करके आपको दिखा देते हैं, बाकी जो है आपको टोटल चीज समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, हमको लगता है जहां तक ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा बात जो है हमारे पास, जिनको कोई भी क्वेश्चन का मतलब कि कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो वो स्पीकर ऑन कीजिएगा और बस बीच में रोक दीजिएगा कि सर हमको जानना है, ये चीज नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन समझ में आ रहा हो तो ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू रहने दीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर फिजिक्स है हमारे पास, केमिस्ट्री है, मैथ्स है और हिंदी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि फिजिक्स वाला पूरा पार्ट 4 था, तो 3 का तो हम देख रहे हैं कि 1 का 6 बनेगा। तो इसका मतलब केमिस्ट्री से भी हम 6 तरीके का चीज बना सकते हैं। उसके बाद मैथ को उठाइएगा तो मैथ से हम 6 तरीके का चीज बना सकते हैं, और फिर जब आगे बढ़ाइएगा तो 6 तरीके का चीज बना सकते हैं। यानी टोटल 4 लेटर्स को लिखने का कितना तरीका हुआ, बस हम यही आपसे पूछना चाहते हैं। तो टोटल 24 तरीके से उस लेटर को लिखा जा सकता है। जैसे दूसरे वाले में देखिएगा, घर पे इसको बनाने का बिल्कुल कोशिश करना है। अगर हम बात करें कि पहला नंबर में, तो अगर हम यहाँ पर फिजिक्स को इस बार हटा दें, क्योंकि फिजिक्स से हमने पूरी पॉसिबिलिटी को बना लिया है, मतलब कि फिजिक्स को पहले बार रखकर हमने टोटल को सजा लिया है। अब हम लेके चलते हैं केमिस्ट्री को। जब केमिस्ट्री को लेके चला गया, तो आप समझे कि क्या, कि फिजिक्स बचा, मैथ बचा और हिंदी बचा। पहला पॉसिबिलिटी लिखने का ये हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी अगर आप लिखना चाहेंगे तो केमिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद आप क्या बोलेंगे फिजिक्स हो जाएगा, फिर हम यहाँ से हिंदी और मैथ्स को कन्वर्ट कर देंगे। बोलिए, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर बोलिए, किसी को कोई डाउट। चलिए ठीक है। अगला देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें कि अगर केमिस्ट्री को ही एक रख ले, तो यहाँ पर फिजिक्स से दोनों तरीका बन चुका। इनका स्पीकर ऑन है, वो बंद कर लीजिएगा। अगर नहीं पूछना हो क्वेश्चन तो बंद कर लीजिए, कोई परेशान मत कीजिएगा सबको। देखिए अब उसके बाद क्या है कि अगर फिजिक्स हो गया, तो अगर हम हिंदी को उठाते हैं, तो हिंदी में अगर चले तो केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, तो फिजिक्स और मैथ बचेगा।
फिर यहां से अगर हम चाहे तो ये तो सी का सी ही रहेगा, हिंदी से दो एक कंडीशन और बनेगा, जो बनेगा एम और पी बन जाएगा। पांचवा कंडीशन जो बनेगा, देखिए पी और पी हम लगा लिए, एच और एच लगा लिए, तो अब हमारे पास जो बचा यहाँ, ये तो सेम नंबर पे रहेगा लेकिन ये एम से अभी तक नहीं बनाए हैं, तो ये एम आ जाएगा, ये एच आएगा और ये पी आएगा। 6 नंबर की बात करें तो सी एम और बन जाएगा, पी और एच बन जाएगा, ये फाइनल था। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर लेटर, 4 लेटर जब हम उठा रहे हैं तो हर लेटर से 6 पॉसिबिलिटी आ रहा है सामने में, और टोटल 4 लेटर से एम से भी अगर आप उठा के एम को कांस्टेंट मान के जाइएगा तो हमको लगता है कि अब आप बिल्कुल आसानी से चीजों को बना सकते हैं। जिनका नहीं छपा हुआ है वो छापिए जल्दी से, एकदम स्पीड में। कल जो क्लास नहीं किए हैं वो यही क्लास हुआ था कल, आज फैक्टोरियल बताना है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, लेट मत कीजिएगा। और जिनका बना हुआ है एक काम कीजिए बैठ के, हम बोल रहे हैं क्या, होमवर्क दे रहे हैं अभी 2 मिनट के लिए, कि आप मैथ से उठा के कितना कंडीशन बना सकते हैं वो जल्दी से बना के दिखाइए। मैथ से आप 6 कंडीशन बना सकते हो, 6 कंडीशन को मैथ को कांस्टेंट रखते हुए हर जगह पर 6 कंडीशन में आप जल्दी से बनाइए उसको स्पीड में। सब लोग लग जाइए काम में। बैठे मत रहिएगा, बनाने का एकदम बिल्कुल कोशिश करना है सब लोग को, तभी आप सीखिएगा। धीरे धीरे ये चीजें आपके दिमाग में सेट होंगी, और इसी के बाद जब प्रोबेबिलिटी होगा तब आपको स्टार्ट होगा, तो मे भी चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी अगर स्टार्ट करेंगे तो बीच बीच में ऑनलाइन क्लास अब बंद नहीं होगा, जब कभी भी हमको टाइम मिलेगा तो हम ऑनलाइन आ जाया करेंगे। चलिए तब वहां तक आप बना लिए होंगे, तो हम अभी तक एक कंक्लूड करते हैं बातों को, ये लिख भी लिए होंगे आप। अब हम कंक्लूड करते हैं बातों को कि दिमाग में अब इन चीजों को बैठाइए कि परमुटेशन का मतलब हो जाता है सजाना, यानी इसका हिंदी होता है क्रमचय, और क्रमचय का मतलब होता है सजाना। तो अभी तक जो हम पढ़े हैं अपने दिमाग में आप रिकॉल करेंगे कि अगर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आपसे पूछे कि इसको लिखने का कितना तरीका हो सकता है, तो आप बोलिएगा इसको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। ये दिमाग में आया। लेकिन अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है कि चलिए ठीक है, ये तो 6 वाला आसान था, अगर हम फिजिक्स उठा ले, केमिस्ट्री उठा ले, मैथ उठा ले और हिंदी उठा लिए, तब आप जानते हैं कि इसको 24 तरीके से लिखना पड़ता हमको। लेकिन अब हमारा दिमाग काम किया क्या कि ठीक है, इतना 4 तक में तो हम 24 पता लगा लिए, और एक इंग्लिश को और ऐड कर दिया जाता है इस पार्ट में। तो इंग्लिश को जब ऐड किया जाता तो बताइए कि अब कितना पॉसिबिलिटी होता, और इसी को निकालने के लिए अब आपका जो पूरा बोर्ड है वो बढ़ जाता। और हमको नहीं लगता है कि इस तरीके से सोच के आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तब हमारा जो तरीका है वो क्या होना चाहिए कि ऐसा थोड़े है कि अगर पीसीएम है मतलब 3 सब्जेक्ट है तो लिखने का तरीका हो सकता है 6, 4 है तो 24, 5 है तो रट लिए, वैसा नहीं। अगर 8-10 दे देगा तब आप क्या सजाते रहिएगा? नहीं, इसके लिए क्या है कि एक फॉर्मूला को बनाया गया है, और वही फॉर्मूला को हम धीरे धीरे अब जानेंगे। तो परमुटेशन जो था वो यही चीज था कि सजाते कैसे है, कि एक 4 लेटर्स दे दिए जाएंगे और उसको किस तरीके से सजाना है, उसी विधि को हम परमुटेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाइए, बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन का। ये भी कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन आज आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, कल बहुत क्लास डिस्टर्ब हुआ था। कॉम्बिनेशन और लिखाए थे कॉम्बिनेशन के टर्म में, जिनका नहीं लिखा हुआ होगा वो एक लाइन में जल्दी से लिख लीजिए। कॉम्बिनेशन का अर्थ संचय होता है, कॉम्बिनेशन का अर्थ संचय होता है, कॉम्बिनेशन का अर्थ संचय होता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, ठीक है, चूज करने के लिए या चुनने के लिए किया जाता है।
इसका प्रयोग चूज करने के लिए या चुनने के लिए किया जाता है जहां, याद भी होगा आप लोग को, जहां ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जहां ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जहां ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये था कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन आप समझते हैं एक पार्ट में, और तब हम लोग शुरू करते हैं फैक्टोरियल। इसके बाद चीजें आसान है और बड़ा मन लगेगा पढ़ने में। तो बस यहीं तक जो था वो टेंशन है कॉम्बिनेशन को समझने में। इसके बाद हमारा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला के बाद जो है फैक्टोरियल को समझना शुरू कर देंगे। चलिए अब देखिएगा, कॉम्बिनेशन मतलब समझ गए होंगे। जैसे क्या है हमारे पास कि एक सब्जेक्ट फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है और एक मैथ है। बोल दिया जाता है एग्जाम में, बताइए आप पेपर में फॉर्म भरने के लिए जाते होंगे तो उसके थ्रू आप क्या करते होंगे कि हमको सेलेक्ट करना है। तीन चीजें दे दी गई हैं, ध्यान से सुनिएगा, तीन चीजें दे दी गई हैं। अच्छा एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, देखिए बड़ा खतरनाक चीज है ये। जैसे अगर बोलेगा क्या कि NP2, ठीक है, यहाँ पर NP2 नहीं बोलेगा, NC1 ऐसा निकाले होंगे, और NC2 NTC2 इस तरीके से, और दोनों को गुना कर दिया जाता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन इसमें बनता है, लेकिन बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अगर आप फॉर्मूला को समझ जाएंगे तो ये चीज जो है वो बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए PCM का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन का मतलब सबसे पहले अर्थ समझते हैं। कॉम्बिनेशन तीन सब्जेक्ट है हमारे पास, और तीनों में से हमको क्या बोला गया है कि हमको इसमें से चुनना है किसी चीज को। तो जब हम चुनेंगे तो हमको बोला गया तीन में से दो को चुनने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मतलब तीन सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और उसमें से दो को कितने तरीके से आप जो है वो चुन सकते हैं, इसी चीज को आपको समझाना है। तब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, कैसे कैसे चुन सकते हैं तीन में से दो को। तीन सब्जेक्ट ओवरऑल है, उसमें से दो ही सिलेक्ट करने का कितना तरीका हो सकता है, तो इसी को कॉम्बिनेशन करते हैं, और इसी का नाम हो जाता है संचय। और संचय का मतलब हो जाता है चूज, यानी कि सिलेक्शन करना। इसमें सिलेक्शन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तब देखिए क्या होगा, पहला तरीका क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे क्या कि पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री को चूज कर लेते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, तीन में से दो उठाना है, हम कोई दो उठा सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री को चूज कर लिए। अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर वाले की, तो सेकंड नंबर में आपका दिमाग अब काम करता हुआ नजर आ रहा होगा कि हम अगर बोलेंगे कि दूसरा बात कौन सा होगा, तो C और M होगा, यानी कि केमिस्ट्री और मैथ कोई बच्चा मतलब कि उसको चूज कर लिया होगा। तीसरा जो हमारा हो सकता है वो तरीका हो सकता है, वो बात को ध्यान रखने वाली बात है कि एक जो है फिजिक्स और मैथ, हम इनको भी क्या कर सकते हैं ना, इनको भी चूज कर सकते हैं। अब इसी बात से समझ में आएगा कि हम जो AB इज नॉट इक्वल टू BA लिखाए हैं कि ये बात क्या है। अच्छा एक बार कोई बोलिए कि साउंड ठीक जा रहा है ना, क्योंकि हम बढ़ाते चले जाएंगे, पता चला कि नहीं हुआ कुछ। हाँ सही है, पहले से बेटर है ना आज? पहले से बहुत सही है। ठीक है, क्या बोला? अरे हाँ ठीक है, चलिए अब बंद कीजिए अपना रघुपति राघव राजा राम, हम अब पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, तब हम AB इज नॉट इक्वल टू BA को समझाते हैं कि ये चीज क्या हो सकता है, इस बात को समझाते हैं। जैसे अगर क्या है कि कोई व्यक्ति जो बोला फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लिया, तो अब बोला वो क्या कि हम केमिस्ट्री और फिजिक्स ले लेंगे, तो यही बात तो इक्वल नहीं है कि जब वो लड़का दो सेलेक्ट कर ही चुका है तो फिर से उसको उल्टा करके सेलेक्ट करने की बात ही नहीं आती है यहाँ। अगर बोला जाएगा कि केमिस्ट्री और मैथ सेलेक्ट करता है, तो अब बोलेगा कि नहीं हम पहले मैथ लेंगे और फिर केमिस्ट्री लेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं बनता है। और अगर PM है तो थोड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दोनों सब्जेक्ट एक ही है, या तो आप केमिस्ट्री को पहले बोल दें या आप मैथ को पहले बोल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम इस पार्ट में लिखाए थे AB इज नॉट इक्वल टू BA, यानी कि अगर आप फिजिक्स को, ध्यान से सुनिएगा बात को, यहीं पे हम क्लियर कंक्लूड कर देते हैं पूरा बात, कि अगर आप बोल रहे हैं कि तीन में से हमको दो सिलेक्ट करना है, और तीन में से दो सिलेक्ट करना है, और उसमें से बोल दिए कि हम पहला सिलेक्ट कर रहे हैं फिजिक्स और मैथ, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी बोले कि मैथ और फिजिक्स भी सेलेक्ट कर लिए। यानी कि इसका चुनने का कितना तरीका हो सकता है वो आप बात को देखिएगा। आप चुनने का तरीका हो सकता है 1, 2 और 3, तो तीन में से दो के चुनने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि तीन में से दो को कितने तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, तो मात्र तीन तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। हम यही बात को समझाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं,
पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए, तब हम एक 4 वाला और एक 5 वाला हम आपको खुद से बोलेंगे बनाने के लिए, तो वो 5 वाला हमको बना के जल्दी से दिखाइएगा। चलिए अब आ जाते हैं, लिखा गया होगा, बड़ा छोटा सा चीज था। अब हम दिखाते हैं यहाँ पर, तो यानी कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर पी सी ले लिए तो फिर सी पी नहीं होना चाहिए, ये रिपीटेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है कॉम्बिनेशन के केस में। परमुटेशन का मतलब कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, कॉम्बिनेशन का मतलब कितने तरीके से चूज किया जा सकता है। हमको लगता है कि ये बात हमको कल से ज्यादा अच्छा समझा पाए होंगे। चलिए अब एक बात मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं और चारों सब्जेक्ट्स का नाम हम अब ABCD रख लेते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब 4, 3 खत्म हो गया, अब 4, तो A B रख लेते हैं, C रख लेते हैं और D रख लेते हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अब बोलेगा क्वेश्चन में, हम क्या बोले कि 4 में से 3 भी सिलेक्ट किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, 4 में से 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, 4 में से 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 में से 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसी के लिए इसके बाद जस्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम 4 में से क्या करने जा रहे हैं, 4 में से 2 को सिलेक्शन करने जा रहे हैं। और तरीका सीखिए कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप पहले बोलिएगा क्या कि चलिए ठीक है, हम ए बी को सिलेक्ट करते हैं, यानी पहला सब्जेक्ट हम ए ले लेते हैं, दूसरा सब्जेक्ट बी को ले लेते हैं, ठीक है। और आप इतना भी बात अब समझ गए होंगे कि ए बी सिलेक्ट हो गया है, इसका मतलब अब बी ए सिलेक्ट नहीं होगा। दोबारा के केस में वो बी ए वाला कन्वर्जन यहाँ पर नहीं आने वाला। चलिए अब दूसरा बात समझिएगा, कैसे कैसे लिखना है पहले समझ लीजिए अच्छे से। ए बी हो गया, अब देखिए पहले हम पूरा ए वाला कॉम्बिनेशन खत्म कर लेते हैं, फिर बी पर आएंगे, फिर सी पर आएंगे और फिर डी पर आएंगे, और निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर 4 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें 2 सब्जेक्ट लेने की संभावना को अगर पूछा जाएगा तब हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए ठीक है, तो पहले कोई हम क्या बोले कि ए के साथ बी को ले सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, ए के साथ दूसरा सब्जेक्ट को उठा सकते हैं, बी हो गया तो अब सी को उठा सकते हैं, तो आप ए के साथ दूसरा सब्जेक्ट सी उठा लीजिए। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, अगला हम बनाने के लिए दे रहे हैं आपको। तीसरा नंबर में क्या जाएगा कि हम ए के साथ इस बार बी को भी, ए के साथ बी को भी उठा लिए, सी को भी, तो अगला 2 सब्जेक्ट चुनने का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो डी। तो यानी कि ए के साथ अगला जो हम उठाएंगे वो डी उठाएंगे नंबर। यानी एक केस से 4 जब दी हुई हैं सब्जेक्ट्स और 4 सब्जेक्ट्स में से हम 2 के साथ पॉसिबिलिटी जब चेक किए तो 3 निकला। अब आगे देखिए, अब दूसरा पॉसिबिलिटी, जैसे कॉम्बिनेशन बनाते थे, सॉरी परमुटेशन बनाते थे, उसी तरह से अब कॉम्बिनेशन दूसरे से बनाएंगे। अब दूसरा से जब हम कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किए तो आप बोलिएगा कि चलिए ठीक है बीसी बना लीजिए, यानी कि चौथा नंबर बन गया बीसी हमारा। बीसी के बाद जो 5वां बनेगा वो बनेगा बीडी बन जाएगा, तो ये ठीक है बीडी बन जाएगा। अब एक चीज आप भूल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करिएगा, बोलिएगा कि बीसी और बीडी बनानी है तो बीए क्यों नहीं बना दिए फिर से। ये देखिएगा आप ध्यान से बात को, बीए क्यों से नहीं बना लिए, बीसी बनाए बीडी बनाए तो बीए को क्यों छोड़ दिए। तो अभी हम बताए थे कि जब ए बी सब्जेक्ट को चूज कर लिया गया है तो बीए को कोई जरूरत नहीं है फिर से लिखने का, इसीलिए ये वाला चीज जो है पीछे से हटता हुआ चला जाएगा। दिमाग में भर लीजिए इन बातों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो छठा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, तो बी से जितना कॉम्बिनेशन हम बना सकते थे कि बी के साथ सी जाता और डी के साथ डी जाता, वो सारा कॉम्बिनेशन अब खत्म हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो देखिएगा क्या आएगा, अब सी से कॉम्बिनेशन बनेगा, और जब सी से कॉम्बिनेशन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा तो सी के साथ कौन सा आ जाएगा, तो वो मात्र डी आएगा। सी के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, तो डी आएगा। तो अब बताइए कि यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते थे कि अगर 4 लेटर्स आपके पास होते या 4 सब्जेक्ट आपके पास होते तो 2 सब्जेक्ट बनाने का कॉम्बिनेशन क्या हो पाता, यानी कि 1 2 3 4 5 6, अगर 3 लेटर्स थे तो कितना कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो मात्र 3 कॉम्बिनेशन बन रहा था। हमको लगता है हम अच्छे से समझा पाए होंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए अभी छोड़ते हैं 4 नंबर पर। चलिए, एक है सब्जेक्ट ए, दूसरा सब्जेक्ट है बी, तीसरा है सी, डी और ई, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट है और हमको जल्दी से आंसर कीजिए कि इसमें कितना, 2 सब्जेक्ट को ही चुनना है, तो हम कितने सब्जेक्ट को यहाँ पर
दो सब्जेक्ट को चुनने के लिए कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, और जल्दी से आंसर कीजिएगा सब लोग बनाइएगा बैठ के, कोई बैठेगा नहीं, कंप्लीट करिए सब लोग, कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है इसका, फिर हम दिखाते हैं। आंसर सटीक आना चाहिए। और जिनका आंसर आ जाएगा वो अपना स्पीकर ऑन करके आंसर दे सकते हैं। फिर हमसे नहीं बनेगा फिर समझाते हैं। बन गया सर। कितना कॉम्बिनेशन आया? टोटल बताना है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 10 आ रहा है ना? 10 बिल्कुल परफेक्ट है। और किसी का आया 10 बताइए? 10 बिल्कुल ठीक है। सब लोग बोल के, और हाँ ठीक है, जिनका बन गया वो माइक ऑफ कर लीजिए फटाफट। हाँ और जिनका नहीं बना है अब वो उनको समझाते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है ना? कितना आया? आया 10 कॉम्बिनेशन। हाँ 10 आएगा ना? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, 10 आएगा। चलिए तब ठीक है, तब आगे बढ़ाते हैं क्लास को। देखिए अब हम दिखा रहे हैं, जिनका नहीं बना है एक बार देखिए, एक क्वेश्चन हम और इस पे करवाएंगे। चलिए ए से कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है दो सब्जेक्ट का। तो पहले बनेगा जो बनेगा ए के साथ बी का कॉम्बिनेशन, पहले ए वाला पूरा खत्म करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा सब्जेक्ट चुनेंगे तो ए के साथ आ जाएगा सी वाला। तीसरा सब्जेक्ट अगर हम चुनेंगे तो ए के साथ आ जाएगा डी वाला कॉम्बिनेशन। चौथा अगर चुनेंगे तो ए के साथ आ जाएगा कॉम्बिनेशन ई, और ए के पूरा कॉम्बिनेशन अब खत्म हो गया। तो अब ए के साथ दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अब हम कर ही नहीं सकते हैं। हाँ बोलिए। ठीक है चलिए अब आगे देखिएगा। तो ए के साथ अब हम कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं। हाँ कुछ बोलना है? नहीं आ रहा है सर वीडियो। क्या वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं जा रहा है, किसी को नहीं आ रहा है क्या? जिनको वीडियो नहीं जाएगा उनको एक इंस्ट्रक्शन है कि अपना वीडियो को फिर से कट करके कीजिए और रिज्वाइन कर लीजिए दोबारा, बस। ये नहीं कि क्लास छोड़ के भाग गए। हाँ कट कीजिए फिर ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। हाँ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा वीडियो? और किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर। आ रहा है ना वीडियो? आ रहा है। अपना कनेक्शन ठीक कीजिए। चलिए देखिए अब, तो ए के साथ बी आ रहा है, ए के साथ सी, तो ए के साथ हम पूरा कनेक्ट मतलब जो है कॉम्बिनेशन दिखा दिए। अब उठाते हैं बी वाले पार्ट को, देखिएगा ध्यान से देखिएगा और जल्दी से अगला वाला का आंसर करना है। बी के साथ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो सबसे पहले हम जाएंगे बी के साथ सी का, छठा नंबर पर जाएंगे कि बी के साथ हम डी का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, और सातवां नंबर हम बी के का कॉम्बिनेशन ई के साथ बना लेंगे। खत्म हो गया बात, इतना सा। 7 कॉम्बिनेशन तो हमको बी के साथ ही मिल गया। अब देखिए आप क्या बोलिएगा, 8वां भी तो बनाइए, बी के साथ ए कॉम्बिनेशन बना दीजिए। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि हम जो लिखाए हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो इसीलिए लिखाए हैं कि ए बी लिख दिए तो बी ए लिखने की जरूरत नहीं है कॉम्बिनेशन में। अगर वहां पर लिखाना होगा परमुटेशन में तो आप दिखा सकते हैं। तब यहाँ पर देखिए, तब हम बोल सकते थे कि बी के साथ ई आ गया। अच्छा बी के साथ ई आ गया तो बी के साथ ए भी आ सकता था, ये भी आप सवाल उठाते। तो देखिए ए बी हम पहले ही लिख चुके हैं, तो अब बी ए का आना बिल्कुल जरूरी नहीं है, हम यही केस में बता रहे हैं। चलिए बी से सारा कॉम्बिनेशन खत्म कर चुके, अब आ जाते हैं सी पे। अब जब सी का कॉम्बिनेशन चेक किए तो सी के साथ पहला कॉम्बिनेशन जो आएगा वो डी का आएगा। 9th नंबर में जो आएगा सी के साथ अगला कॉम्बिनेशन जो आएगा वो ई का आएगा। तो ये दोनों के साथ कॉम्बिनेशन खत्म। और 10वां नंबर पर जब आए बनाएंगे आप, अच्छा एक चीज और, सी के साथ बोलिएगा ए का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनाए? तो सी के साथ ए का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी ए सी बना हुआ है, तो सी ए नहीं लिख सकते हैं। फिर बोलिएगा सी का बी के साथ क्यों कॉम्बिनेशन बनाए? तो देखिए यहाँ बीसी ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो सी भी अब नहीं लिखेंगे। अगर डी की बात कर ले रहे हैं तो डी का ए के साथ कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ए डी लिखा हुआ है, तो फिर डी ए लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए सीधे आगे की ओर, दिमाग में अब यही बात रखना है कि जहां है उसी के आगे की ओर हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं। ये रीजनिंग भी है एक टाइप का,
जहां डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको रीजनिंग में इसी बेस पर पूछा जाएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। अब 10 नंबर में जब हम आएंगे तो बोलेंगे कि डी के साथ अब एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो है और एकमात्र डी के साथ अब ई वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसके अलावे अब कोई कॉम्बिनेशन होगा तो वो रिपीट करना शुरू कर देगा, यानी कि ई के साथ ए और ई के साथ ए वाला कॉम्बिनेशन यहाँ है, तो जस्ट हम आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे और ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएगा। तो फाइनली हमको लगता है कि हम इतना बात आपको अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। तो एक कॉम्बिनेशन हम लोग और पढ़ लेते हैं, जल्दी से उसको आप लोग बना के दिखाइए कि कितना फाइनल कॉम्बिनेशन जो होगा वो हम उससे बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे, तो आप खुद से भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए तब ठीक है, एक हम सब्जेक्ट देते हैं ए बी सी डी ई और एक सब्जेक्ट और बढ़ा लेते हैं एफ सब्जेक्ट कोई है। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए आंसर बताइए। पंद्रह सर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, और किसी का आएगा बताइएगा। बनाइए, टाइम लीजिए एकदम, दूसरे के चक्कर में मत रहिए, दूसरा बहुत जल्दी सीख गया तो हम भी सीख जाएंगे। हर का दिमाग एक टाइप का नहीं होता है। तो 15। इसके बाद हम फॉर्मूला सिखाएंगे और उसके बाद फैक्टोरियल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है अभी, आधा घंटा का और क्लास अभी चलाएंगे। चलिए, और किसी का बना है? पहले ए के साथ पूरा कॉम्बिनेशन बनाइए, फिर बी को जाइए वापस, फिर नहीं आना है बैक, एकदम आगे की ओर बढ़ते जाना है, चेक कर लेना है कितना कॉम्बिनेशन बना टोटल। सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ कितना कॉम्बिनेशन बना है फाइनली आप बताइए। 15, बिल्कुल परफेक्ट। 15 है भैया। ठीक, और बनाइए सब लोग। पंद्रह हो गया सर। लग रहा था कि वो क्या बोलते हैं, देवदास वाला गाना बज रहा था कहीं, स्पीकर ऑन किए तो वैसा ही लगा। चलिए तब देखते हैं कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो ए से उठाते हुए कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले ए के साथ बी का कॉम्बिनेशन, अब स्पीड में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए के साथ सी का कॉम्बिनेशन, तीसरा ए के साथ डी का कॉम्बिनेशन चला जाएगा, चौथा ए के साथ ई का कॉम्बिनेशन जाएगा, और पांचवा जाएगा जो ए के साथ एफ का कॉम्बिनेशन जाएगा। ए का बात खत्म हो गया, अब हम 6 से स्टार्ट करते हैं, बी से वापस नहीं आएंगे। बी का कॉम्बिनेशन जाएगा सी के साथ, 7वां नंबर। क्यों नहीं होगा, वापस क्यों नहीं आएंगे, बात हम बता चुके हैं, क्योंकि रिपीटेशन नहीं अलाउड है। बी डी, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी का ई के साथ कॉम्बिनेशन, 9 नंबर बी के साथ एफ का कॉम्बिनेशन। बी वाला पूरा कहानी खत्म। अब सी पे आ जाइए, 10 नंबर, तो 10 में सी का डी से कॉम्बिनेशन, 11 नंबर में सी का ई से कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 12 नंबर देखिएगा ध्यान से, सी का एफ से कॉम्बिनेशन। अब एफ वाला खत्म हो गया, सी वाला खत्म, अब डी पे आइए, तो डी का ई से कॉम्बिनेशन, 14 नंबर में डी का एफ से कॉम्बिनेशन, और 15 नंबर में सिर्फ ई बचेगा, तो ई का एफ से कॉम्बिनेशन। फाइनल यही था, जल्दी से लिखिए जिनका नहीं लिखा हुआ था, और इसको घर पे प्रैक्टिस करना है। जिनको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा और बात जो है वो थोड़ा सा स्पीड कम होगा, वो क्या कीजिएगा, इसको खूब प्रैक्टिस करना है घर पे।
एकदम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। चलिए अब हम आते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात पे। तब से कल से ये क्लास जो था खींचना चाहिए था कल ही, लेकिन कल कनेक्शन हम लोग का ठीक नहीं था। चलिए तब स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। तो क्या हम इतना चीज करेंगे एग्जामिनेशन में? इतना सारा चीज हमको करना होगा एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको बस क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, अब उन बातों को अब हम पढ़ना शुरू करेंगे कि कैसे आसानी से क्वेश्चन को पूरा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सीखिएगा तरीका क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, ठीक है ना। तो अब तरीका हम लोग सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को, अब आते हैं फिर से परमुटेशन पे, और परमुटेशन को अब अच्छे तरीके से समझाना शुरू करते हैं। तो हमको लगता है कि एक जो बेसिक चीज बताना चाहिए था वो हम आपको अच्छे तरीके से अब बता गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पूरा डिटेल प्रोसेस की एग्जामिनेशन में। अब क्वेश्चन जो है वो कैसे बनाया जा सकता है और धीरे धीरे बातों को अब समझना शुरू करते हैं। चलिए तब देखिएगा। अब देखिए परमुटेशन यानी क्रमचय, और उसका सबसे पहले फॉर्मूला एकदम रट सा जाना है, एकदम नहीं छोड़ना है, सीधे उसको एकदम रट के आना है कल कि ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे परमुटेशन का फॉर्मूला लिखिएगा, परमुटेशन मतलब होता है क्रमचय, और इसका मतलब फिर से याद कीजिए, दिमाग में जितना बार रिकॉल कीजिएगा याद रहेगा। अरेंज, अरेंज का मतलब होता है सजाना। परमुटेशन मतलब होता है हिंदी में क्रमचय, अरेंज उसका मतलब सजाना। अब देखिए बात को आगे हम लोग कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ बोलिए, किसी को दिक्कत, कोई समस्या? ठीक, देखते हैं तब हम लोग। परमुटेशन यानी क्रमचय यानी सजाना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिखते कैसे हैं इस बात को सबसे पहले समझते हैं। अभी कुछ और लगेगा बात, लेकिन धीरे धीरे ये बात जो है वो आगे आने वाले क्लासेस में बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर परमुटेशन को दर्शाना होता है तो हम लिखते हैं यहाँ पर n, इधर लिखते हैं p, और यहाँ पर लिखते हैं r। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और क्या होता है n, क्या होता है p, और क्या होगा r, इसी बात को अब समझना है। तो परमुटेशन को लिखने का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, हमको पता है कि आप लोग में से बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते होंगे। तो पहले आप इस फॉर्मूला को रट लीजिए कि ये चीज आखिर है क्या, और ये NPR, घर पे बैठ के इसको रटते रहिए। NPR क्या है हम समझाते हैं। P का मतलब होता है परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब क्रमचय, क्रमचय का मतलब अरेंज यानी अरेंज का मतलब सजाना। इतना सारा बात हम बताए हैं। अब इसका फॉर्मूला जो है एकदम रट के रखिएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ऊपर हम लोग लिखते हैं, धीरे धीरे सबको समझेंगे। ऊपर ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल क्या होता है बस आज के क्लास में हम थोड़ा देर के बाद हम जब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा फैक्टोरियल n। तो NPR, n का परमुटेशन यानी n में से सजाना है कितने में, r वस्तुओं को। हम समझाएंगे इस बात को और आगे। तो NPR तो लिखिएगा ऊपर में फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल यहां से लिखिएगा पूरा n माइनस r, फैक्टोरियल n इंटू n माइनस r। ये फॉर्मूला आपके CHSL के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था। CHSL मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 का जो एग्जामिनेशन था, वहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, इसी एग्जाम में जो क्लर्क लेवल का एग्जाम होता है जब आप SSC में जाते हैं जॉब के लिए, तो क्लर्क लेवल के एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ था कि NPR का फॉर्मूला क्या होगा। तो P वहां पर परमुटेशन है, बाकी के बारे में धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे कि वो क्या है। चलिए इस वाले साइन को हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल। देखिएगा इस वाले साइन को हम लोग फैक्टोरियल। एक चीज और देखते होंगे आप, ये कोण होता है, ये एंगल पढ़ते हैं। अच्छा 3 तरह का साइन है, बड़ा कंफ्यूजिंग साइन है। देखिए पहला जो साइन है वो ये हो गया, ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन हो गया। एक जो साइन हो गया वो एंगल को भी दिखाते हैं कुछ इसी टाइप से, ऐसे एंगल को दिखा देते हैं। और दूसरा जो तरीका हमारे पास होता है
वो एक फैक्टोरियल को ऐसे दिखाते हैं और एक 90 डिग्री के कोण को भी ऐसे दिखाते हैं, यानी समकोण त्रिभुज को भी हम उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरीके से वो होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे, ध्यान से सुनिएगा पूरा बात, कि एनपीआर का मतलब क्या होता है कि फैक्टोरियल एन होता है और एन माइनस आर होता है, यानी कि इस वाले पार्ट को फैक्टोरियल के रूप में लिख दिए एन और यहाँ वाले पार्ट को लिख दिए एन माइनस आर। तो यानी कि पी का कोई काम नहीं होता है, पी का मतलब परमुटेशन हो जाता है और इस तरह के फॉर्मूला को हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब हमारा जो काम है वो समझना है कि फैक्टोरियल आखिरकार क्या होता है। अब धीरे धीरे बातों पर आते हैं। फैक्टोरियल हेडिंग दीजिए और फैक्टोरियल को समझिए। पहले इस फॉर्मूला को एकदम रट लीजिए लिख के कि एनपीआर, एकदम ऐसे ही लिखाएगा, ऐसा मत लिख दीजिएगा कि एनपीआर कि सर गलत लिख दिए हैं, बिना मतलब के ऐसे लिखते हैं, नहीं, एन ऊपर होगा, पी यहाँ होगा, आर यहाँ होगा, फैक्टोरियल इसको पढ़ेंगे ये वाला जो ऐसे लिखा हुआ है, और एन माइनस आर, यानी कि पहले ऊपर में ये फैक्टोरियल और इन दोनों को घटा के वो फैक्टोरियल। अब धीरे धीरे फैक्टोरियल की चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा पूरा बात को। चलिए तब आगे बढ़े। अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, अब इसी बात को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला बात जब फैक्टोरियल की अगर हम करते हैं तो फैक्टोरियल का साइन जो होता है, हेडिंग दीजिए पहले फैक्टोरियल, और इसको इंग्लिश में भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल क्या होता है, तो जो फैक्टोरियल होता है ना वो उसका साइन दो तरीके से लिखते हैं। तो पहला जो साइन होता है वो एक लाइन खींचते हैं, ये भी फैक्टोरियल ही बोला जाता है। लेकिन अब जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो ये वाले साइन का यूज रेयरली किया जाता है और ज्यादातर इस साइन का यूज किया जाता है। तो ये फैक्टोरियल के रूप में हम बिल्कुल इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल का दो साइन हुआ, आप लिखिए फैक्टोरियल का दोनों साइन कौन है, या तो इस रूप में कहीं मिले आपको, एक डॉट लेके यहाँ बिंदा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, और एक कोण के 90 डिग्री के एंगल के टाइप का, उसको भी अगर हम बोलना चाहेंगे तो उसको भी हम फैक्टोरियल ही बोलेंगे। ये भी बात आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का दो साइन हुआ, एक ये और एक ये। अब फैक्टोरियल को धीरे धीरे समझने का कोशिश करते हैं कि ये फैक्टोरियल आखिरकार है क्या, क्योंकि ये फॉर्मूला से डायरेक्ट रिलेटेड है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला मान निकालना है फैक्टोरियल, अब सीखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि बोलेगा क्या कि फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है। बहुत लोगों को ये बात पता होगा कि फैक्टोरियल का मान क्या होता है, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं और इसको फैक्टोरियल 1। अब देखिए फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, 1 गुना, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 0। और एक बात और रटने लायक है कि फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो 0 नहीं होता है, वो फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो 1 के इक्वल टू में होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे कि फैक्टोरियल 1 का मान, नोट कर लीजिए, हम कल पूछेंगे इस बात को कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होगा, तो 1 होगा। फैक्टोरियल का साइन कैसे होता है, तो इस तरह से दोनों होता है। फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, ये पूरा बात हम लोग धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। तो फैक्टोरियल 0 का मान, इसीलिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में इस फैक्टोरियल 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं और फाइनली जो है वो डायरेक्ट हम लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर तो बोल सकते हैं। फैक्टोरियल 0 का, हाँ बोलिए। क्या मेरे में वीडियो क्यों नहीं आता है, मेरे वीडियो नहीं आता है? वीडियो आप ऑफ किए हुए होंगे शायद, या हो सकता है कि आपका नेट जो होगा वो खत्म होगा, या वीडियो आप ऑफ किए होंगे। वीडियो जो लाल रंग का है उसको हरा कलर का दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, रट लीजिए इसको, फैक्टोरियल 0 का मान 1। अब फैक्टोरियल 1 को तोड़े तो 1 गुना 0, तो आप क्या बोलिएगा ध्यान से, फैक्टोरियल 1 गुना 1, 1 का मान 1 होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा इस वाले फैक्टोरियल 0 को हम लास्ट में लिखते ही नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों की किताब में जब बोलते हैं कि फैक्टोरियल 2 का मान बताइए, बड़ा आसान काम है कि फैक्टोरियल 2 आपसे कोई पूछ लिया जाए, या इसी को स्टैंडर्ड डाटा में ऐसे लिख लेते हैं फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मान पूछ लिया जाए या इसका मान पूछ लिया जाए तो हम कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 2 को हम कैसे दिखाएंगे, तो इसी बात को आपको रटना है। तो फैक्टोरियल 2 का मान जब हम लिखते हैं यहाँ पे, तो फैक्टोरियल 2 का मान मतलब होता है 2 गुना 1, और फैक्टोरियल 0 का मान 1 ही हो जाता है, तो
तो हम उसको फाइनली फिर नहीं लिखते हैं, तो फैक्टोरियल 2 का जो मान हो जाता है वो डायरेक्ट 2 हो जाता है, उसके में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बात हमको लगता है कि हम समझा पाए होंगे। ये फॉर्मूला को कल हम लोग इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल 0 का मान 1, ये भी याद रखने की जरूरत है, डायरेक्ट याद रखना है इन चीजों को। अब देखिए यहाँ पर हम क्या दिखा रहे थे कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 गुना 0 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुना 1 0, मतलब सीधे घटते क्रम में लिखना है। अगर आपसे बोला जाए कि 3 नंबर में बताइए फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, तो फैक्टोरियल 3 का जब आप मान निकालेंगे तो आप बोलेंगे 3 होगा, उसके बाद गुना करेंगे 2 होगा, और उसके बाद बोलेंगे 1 होगा। और फैक्टोरियल 0 लिखना का जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 0 का मान तो 1 ही होता है, और किसी भी इक्वेशन में अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो वो शायद टोटल 1 ही रह जाता है, इसलिए फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा 3 गुना 6, बात खत्म हो गया। अगर हम इसी तरह से पूछे आपको कि 4 बताइए, 4 नंबर पे फैक्टोरियल 4 का मान बताइए, तो आप क्या बोलिएगा कि 4 लिखिए, गुना 3 लिखिए, फिर 2 लिखिए, घटते क्रम में 1 लिखिए और सबको गुना कर दीजिए, वही फैक्टोरियल का मान है। जैसे 4 किया 12, 12 गुना 24, तो यही फैक्टोरियल हो गया आपका, 24 हो गया फाइनल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फैक्टोरियल 5 का मान पूछा जाए, तो आप कैसे निकालिएगा? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 5 चौके 20 दिया 60 गुना कितना हो जाएगा? 120। तो फैक्टोरियल 5 का मान जो होगा वो 120 आपको दिखाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छठा नंबर पे। तो फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा? तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो अगर आ जाएगा 6 5 30, 3 चौके 12, 12 तिया 36, 36 गुना 72 यानी कि 720। तो फैक्टोरियल 6 का मान जो हो जाएगा वो आपको वो 720 दिखाएगा। ठीक है, यहां तक लिखे होंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको। फैक्टोरियल का मान मतलब सीधे संख्या को गुना करते हुए जाना है अपोजिट टर्म में, अपोजिट टर्म में गुना करते जाइए, फैक्टोरियल का मान आपको पता हो चलता हुआ चल जाएगा। तो नोट कीजिए इसको जल्दी से। हेलो, हाँ बोलिए। कह रहे कि तो इस हिसाब से फैक्टोरियल 1 का मान तो 0 होना चाहिए था ना? जी नहीं, हम क्या बता रहे थे कि फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होगा? 1 गुना फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान अभी हम बताएं कि आपको 1 होता है, तो यही 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 का मान 0 नहीं होता है, 1 होता है, ये बात आपको दिमाग में रखने की जरूरत है, ठीक है ना। इसीलिए हम 1 0 कहीं नहीं लिख रहे हैं, हम एक में लिखे बाकी सब में हटा दिए, क्योंकि वो फिर गुना करेंगे सेम ही चीज आ जाएगा, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फैक्टोरियल हो गया 6 का मान। अब हम लिखा क्यों रहे हैं इतना गुना, ये आपको जानते हैं क्या करना है? रटना है, यही टेंशन है इसमें, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 7 नंबर, अगर फैक्टोरियल 7 का मान पूछा गया, इसका मतलब 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और जब आप इसको गुना करेंगे तो हम ही लिख देते हैं, हमको याद कर लिए हम भी, 5040 है, ठीक है, 5040। फैक्टोरियल 7 का मान आपसे कोई पूछे उसको बता दीजिएगा 5040 होगा। चलिए फैक्टोरियल 8 का मान जो होता है वो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसका जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं 40320, याद करते जाइए इसको, 40320। तो फैक्टोरियल 8 का डायरेक्ट मान अगर आपसे कोई पूछे तो बताइएगा 40320। चलिए अब आ जाइए फैक्टोरियल 9, 10 तक आपको रटना होगा बस, और कहीं तक नहीं। 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो इसका जो मान हो जाता है वो पूरा 36288 जीरो, 36288 जीरो, ठीक है। और 10 नंबर में अगर आप जा रहे हैं तो 10 फैक्टोरियल का मान जो लिखेंगे 10 गुना 9 गुना 8, जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए, इतना टाइम तो आपको लगना नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा स्पीड में लिख सकते हैं। 1 बराबर जो गुना करके आएगा, इस बात को आप पूरा रट्टा मार लीजिए, 36288 और 00, एक 0 बढ़ जाएगा। तो 9 और 10 का याद रखना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 वाले में एक 0 बढ़ जाएगा, 36288 0 आ जाएगा। तो ये फैक्टोरियल्स का मान था टोटल, और 1 से लेकर के हमारे पास जो फैक्टोरियल था
वो 10 तक का मान हम आपको पूरा लिखा दिए हैं। इसको आपको कल रटना है, किसी भी हालत में इस पूरे फैक्टोरियल को नोट करिए और इसको आपको रटना है, चाहे किसी भी हालत में हो, ठीक है? तभी हम आगे इस कोई भी चीज पढ़ा पाएंगे। अभी एक दो क्वेश्चन करवा लेते हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है किसी को? ये फैक्टोरियल का मान समझ में आ गया ना सबको? फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं, जितने फैक्टोरियल का मान पूछा जाएगा उसके उल्टा गिनती करके गुना कर दीजिए, काम खत्म हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या इतना लंबा लंबा अगर फैक्टोरियल 50 दे देगा तो हम पागल हो जाएंगे गुना करते हुए? तो नहीं, उसका तरीका होता है, वो तरीका हम आपको समझाएंगे, वो कल के क्लास में हम उस बात को बताएंगे क्वेश्चन को करते हुए कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल आज हम उठाते हैं और उसके बाद क्लास को, एक दो एग्जाम्पल, उसके बाद आज क्लास को रेस्ट करने के लिए देते हैं, आज खत्म करते हैं क्लास। चलिए थोड़ा सा और बने रहिए थोड़ा देर तक। तो कल कुछ हम नहीं जानते हैं, कुछ सुनेंगे भी नहीं, सबको एक पार्टिकुलर बेस पे बोलेंगे क्या कि आप बताइए इसका मान बताइए, फैक्टोरियल 10 का मान बताइए। कल किसी से एट रैंडम फैक्टोरियल 9 का मान पूछेंगे। हमको लगता है कि आप देख के ही बताइएगा, इतना आप लोग स्मार्ट हैं, हमको पता है सब, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे। और जो ईमानदारी से ये चीज याद कर लेगा उसका मैथ जो होगा वो थोड़ा सा और एक अच्छे लेवल पे जाएगा, क्योंकि ये चीजें अब जो है वो सीजीएल में ऐड हो गई हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्लस आपका जो ऐड हुआ है दूसरा प्रोबेबिलिटी, और जिसका प्रोबेबिलिटी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छा होगा उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो शानदार होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी पूरा इसी पे डिपेंड करता है टोटल। चलिए आज होप करते हैं कि हो सकता है कि मे भी रिकॉर्डेड क्लास हुआ हो, कोशिश किए हैं, पता नहीं रिकॉर्डिंग गया कहाँ वो भी हमको समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखिए ध्यान से, आज हो गया सबका, लिख लिए हैं, हम इसको मिटाएं और क्वेश्चन शुरू करें इस पे एक दो। आप लोग को इजाजत हो तो हम करेंगे ऐसा। हाँ ये आप देखिए कैसे रटना है, कल कैसे अब बच्चा की तरह हम बता देते हैं। क्या है कि फैक्टोरियल 3 का मान पूछेंगे तो इसका मतलब 3 गुना 2 यानी 6। फैक्टोरियल 4 का मान तो 4 से उल्टा गिनती शुरू करना है, 4 गुना 3 गुना 2 और गुना कर देना है 24। फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 120। डायरेक्ट 6 का मान 720, 7 का मान 50 40, 8 का मान 40 320, 9 का मान 36। आप घर पे बैठिए और इसको रटना शुरू कर दीजिए, इधर उधर कहीं भी घसकिए, वहां भी अपने माइंड में रिकॉल करते रहिए। अच्छा फैक्टोरियल 4 होता है 24 होता है, फैक्टोरियल 8 होता है 40 320 होता है। अगर 10 बार 15 बार रटिएगा तो हमको नहीं लगता है कि ये चीज बचने वाला है, वो आपके माइंड में सीधे सीधे रेस्ट कर जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है? और एक बार याद हो गया तो फिर हमेशा के लिए याद है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और चीजों को और थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ठीक है? तो ये फैक्टोरियल्स आपको याद हो गए होंगे, और अभी तो नहीं लेकिन कल आपको हमको लगता है पूरा याद हो जाएगा। जो ईमानदार बच्चा होगा वो बिल्कुल याद कर लेगा फैक्टोरियल, कोई भारी बात नहीं है। चलिए ठीक है, इतना बड़ा अलजेब्रा भी याद कर लिए। अब देखिए ध्यान से कि अगर हमको निकालना हुआ, पहला नंबर हम क्वेश्चन उठाते हैं, हम फॉर्मूला लिख देते हैं फैक्टोरियल का, परमुटेशन का फॉर्मूला लिखते हैं NPR बराबर, याद होगा आपको कि फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर। अब समझ में आएगा पूरा बात कि फैक्टोरियल NPR क्यों लिखे थे और n माइनस आर वहां पर क्या होता है। इसी बात को हम थोड़ा सा अब समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए एक बार ध्यान से क्या होगा। चलिए देखिए, NPR का मतलब हो गया कि फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल और फिर दोनों को घटा के नीचे फैक्टोरियल। अगर आपको लिखा हुआ है 4p2, ध्यान से सुनिएगा पूरा बात, 4p2 और बोला गया कि 4 में से 2 चीजें को सिलेक्ट करने की कितनी विधि हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा पूरा बात। 4 में से अरेंजमेंट मतलब कि 4 में से 2 चीजों को लेके सजाने की कितनी विधि हो सकती है, यानी कि टोटल संख्या 4 है और उसमें से 2-2 लेके कितना बार कैसे कैसे हम सजा सकते हैं, इस बात को अब हमको समझना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला जो आप जानते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, आज यही क्वेश्चन के साथ हम अटेंड करेंगे।
4 जो लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 4 लिख देंगे, ठीक है ऊपर में। तो फैक्टोरियल n था तो n ऊपर है यानी फैक्टोरियल 4, ठीक है। उसके बाद बोला कि फैक्टोरियल n माइनस आर, तो n ये है r ये है, दोनों को घटा के लिखेंगे फैक्टोरियल 2। अब दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा जो होगा वो आ जाएगा। जैसे देखिएगा क्या कि पहला तो हम फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, एक तरीका। दूसरा लिखेंगे 2 गुना 1, ये फैक्टोरियल तोड़ लिए, ये कैंसिल आउट हो गया तो इसका मान जो निकलेगा वो 12 निकल जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। यही था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, यही ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम चाहें तो ध्यान से देखिएगा एक और तरीका, कल हम इसको और ज्यादा डिटेल करेंगे, कल क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा डिटेल पर बात करेंगे। अगर 4p2 को दूसरे तरीके से निकालना होता तो हम कैसे निकाल सकते थे उस बात को समझिएगा। जैसे क्या था कि हम यहाँ पर 4 लिख लिए, फैक्टोरियल 4 n वाला लिख लिए और बटा में हम लिख दिए फैक्टोरियल 2 को लिख दिए फाइनली। अब हम क्या कर सकते थे कि इसको तोड़ सकते थे। जब इसको हम तोड़ते तो होता क्या कि 4 गुना 3 तो आ जाता, 4 गुना 3, और जो नीचे कॉमन आता उसको फैक्टोरियल में ही छोड़ देते, यानी 4 2 3। तो 2 गुना 1 कट रहा था वो अब सिर्फ फैक्टोरियल के साथ 2 पूरा खत्म हो जाएगा। इसका फायदा आगे वाले क्वेश्चन में आपको दिखेगा। तो अगर हम फैक्टोरियल 2 लिखते तो ये पूरा कट जाएगा, तो बड़ा मतलब कि एक्सपेंड करने से ज्यादा बेटर है कि हम इसको यहीं पे सीमित कर सकते हैं, यानी कि ये 12 आ सकता है। अच्छा ये अभी 2 गुना 1 ही था, इसीलिए आपको ज्यादा समस्या यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी हमको नहीं लगता है कि है। तो चलिए ठीक है, कल इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे कि आगे कंटिन्यू करते हैं। हमको लगता है इतना बात हम आपको समझा पाए होंगे आज अच्छे तरीके से कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो कल हम लोग जानेंगे कि परमुटेशन पर बहुत सारा क्वेश्चन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन आपका आता है लैंग्वेज टाइप में उस वाले को फिर हम ये सब बनाना सीखेंगे धीरे धीरे क्लासेस में कि कैसे हम इस चीज को बना सकते हैं। हम सोचे थे कि बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना पहले मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ना स्टार्ट करके हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को स्टार्ट कर दिया। चलिए ये ठीक ही रहेगा, लेकिन कुछ नया सीखने को हम लोग को मिला है। तो चलिए कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आप लोग का नेट भी खत्म हो चुका होगा। चलिए ठीक है, अब आप लोग ऑफलाइन हो सकते हैं। पिंटू बोलिए। चलिए ऑफलाइन हो जाइए, जल्दी से कट कीजिए सब लोग, जल्दी कोई ऑन नहीं कीजिए।